Hi everyone, welcome to my channel. Hope you all are doing well. In case अगर आप मुझे नहीं जानते हैं, so I am Sonia. Currently I am an MSc Nursing student at AIIMS Bhopal and Oncology Department. तो thumbnail देख के आपको पता चल ही गया होगा that कि आज मैं बात करने वाली हूँ how to prepare for AIIMS MSc Nursing Entrance Examination. जो लोग AIIMS MSc Nursing दे रहे हैं, तो all of you all know that AIIMS MSc नर्सिंग एंट्रांस का रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। अब बारी है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, वो है प्रिपरेशन। तो मैं आज आपको पार्ट बाय पार्ट बताने वाली हूँ एग्जामिनेशन की स्ट्रेटजी, कितने सीट्स वगैरह होते हैं, एग्ज़ाम के सेंटर क्या होते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं और सब्जेक्ट्स में क्या क्या वेटेज रहते हैं। एग्ज़ाम का डेट अब तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, पर फिर भी आप मान के चलिए कि एग्ज़ाम जून के लास्ट में होता है, तो आपके पास सिर्फ 3 महीने ही बच गए हैं। तो अभी आप काउंटडाउन शुरू कर लीजिए और आपके पास गिन गिन के 3 महीने होंगे और उस 3 महीने को आपको बहुत स्मार्टली यूटिलाइज करनी है। मैं बताने वाली हूँ इस लास्ट 3 मंथ में आपको क्या क्या करनी चाहिए, कौन से मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं ताकि आप एक सीट्स ले पाए एम्स में। तो बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो फर्स्ट पार्ट, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स दैट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। जो मेजर सब्जेक्ट्स है जो ज़्यादा वेटेज रखते हैं, वो पहले आपका MSN FON आता है, पीडिया आता है, रिसर्च आता है, के बाद आपका आता है साइकेट्रिक एंड कम्युनिटी। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में मैं बता दूं, 90 क्वेश्चंस आते हैं, आपको करने हैं। नॉर्सेट जैसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्सेट में जैसा आपका प्री आता है और मेंस आता है, लेकिन MSc नर्सिंग में आपको एक ही एग्ज़ाम देना पड़ता है, वो भी 90 क्वेश्चंस आते हैं। अब आते हैं रिसर्च। मेरे टाइम पे रिसर्च आए थे, 3 से 4 क्वेश्चंस रिसर्च के आ रहे थे, तो आप आराम से पकड़ के चलिए कि रिसर्च का क्वेश्चंस 3 से 4-5 मिनिमम आपको देखने को मिलेगा ही। अगर आप रिसर्च बेसिक्स क्लियर करके जा रहे हो या फिर थोड़ा बहुत पढ़ के जा रहे हो, तो आप रिसर्च के क्वेश्चंस कर पाओगे। अब आ रही है क्वेश्चंस की बारी। तो मैं बता दूँ, एम्स MSc नर्सिंग में क्वेश्चंस बहुत ही शॉर्ट आते हैं। आप 1 लाइनर 2 लाइनर से ज़्यादा कभी बड़े नहीं आते हैं, पर जो आता है वो थोड़ा घुमा के आते हैं, एकदम टू द पॉइंट एक क्वेश्चन नहीं दे देता। या फिर आपको शायद क्वेश्चन में घुमा के देगा या फिर आपको MCQ में घुमा के देता है। लेकिन नॉर्सेट में जैसे आपका क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन हो गया या फिर थोड़ा लेंथी क्वेश्चंस आ गया, यहाँ पे ऐसा टाइप का क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आते हैं सबसे मेन बात, जो है एग्ज़ाम प्रिपरेशन। एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए आपको माइंड में एक चीज़ तो याद रखनी है, बी कंसिस्टेंट रहनी है, आपको बार बार आपको रिवीजन करनी है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। आपको हर दिन 100 से 150 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी ही है और उसके साथ आपको न्यू नोट्स बनाने हैं। तो कुछ लोग हैं जो कोचिंग लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कोचिंग नहीं लेते, सेल्फ स्टडी करते हैं। सेल्फ स्टडी जो करते हैं उनको आपको पहले बुक्स पढ़ना है, पढ़ के आपको नोट्स बनाने हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स बनाते हैं। नोट्स बनाने के बाद आपको उसको हर दिन रिवीजन करनी है और हर 1 हफ्ते बाद फिर से आपको रिवीजन करनी है, नहीं तो आप भूल जाएंगे आप क्या पढ़ रहे हैं। फिर उस रिलेटेड ही आपको MCQ निकालना है। हर दिन आपको 100 से 150 टारगेट में रखना है कि आपको MCQ निकालना है। अब दिन में हर दिन सेम नहीं जाता है, थोड़ा ज़्यादा होता है, कभी कभी कम होता है, तो इट्स ओके। आप एक टाइम टेबल बनाएंगे जहाँ पे आप पूरा दिन में लिखेंगे कि मैं ये करने वाली हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इस सब्जेक्ट का, ये टॉपिक आपको रिवीजन करनी है, फिर आपको न्यू नोट्स बनाने हैं। तो आप एक टाइम टेबल बना लेंगे और उस हिसाब से आप पूरा दिन काम करेंगे। तो आपको जितना घंटा लग रहा है वो आपके ऊपर है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। आई नो हर दिन आपको सेम टाइम टेबल फॉलो करते करते आपको पूरा दिन एक जैसा नहीं जाएगा, आपका मूड स्विंग्स होंगे, कभी कभी आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, तो इट्स ओके, नॉर्मल, सबके साथ होता है। आपको पैनिक करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ भी होता था। सबके हर एक एस्पिरेंट है जो ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं पूरा 1 महीना एकदम स्टडी कर चुकी हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। आप एक इंसान है, आपके भी टाइम टेबल में थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है। अगर आपको ब्रेक की ज़रूरत हो रही है तो आप ब्रेक लो, फिर आप सिर्फ स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्रेक के नाम पे आपने पूरा पढ़ाई छोड़ दी, ऐसी नहीं करनी है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अब आ रही है जिन लोगों ने कोचिंग ले रखी है, जिन लोगों ने कोचिंग ले रखी है उनका एक बेनिफिट्स है कि उनको खुद को नोट्स नहीं बनाने पड़ते। जो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं वही नोट्स आपको बस रिविजन करनी होती है, तो एक बेनिफिट्स कोचिंग वालों के लिए होता है। अब मेरी बारे में क्या था कि
मैं नॉर्सेट की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रही थी। मैं एक जगह जॉब करती थी। अब जॉब करते करते मुझे इतना टाइम नहीं था कि मैं खुद से पढूँ। तो मेरे लिए वही हेल्पफुल था कि मैं एक कोचिंग लिया था, उस कोचिंग नॉर्सेट के लिए पढ़ाते थे। तो जो लोग नॉर्सेट की प्रिपरेशन आप ऑलरेडी कर रहे हैं उनको अलग से कोई एम्स की प्रिपरेशन, एम्स एमएस नर्सिंग के लिए प्रिपरेशन नहीं करनी होगी। नॉर्सेट की प्रिपरेशन वही इनफ है एम्स एमएससी एंट्रेंस के लिए। जैसे मैंने नॉर्सेट की प्रिपरेशन की थी तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल थी, तब जाके मैंने एग्जामिनेशन क्लियर कर पाई थी। तो अगर आप नॉर्सेट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो आप कोई भी एक कोचिंग ले सकते हैं। अगर आप कोचिंग भी नहीं ले रहे हैं तो आप सेल्फ स्टडी करके हर दिन एमसीक्यू प्रैक्टिस करके आप आसानी से एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। एग्ज़ाम के 1 महीने पहले आपको टेस्ट देना स्टार्ट करना पड़ेगा। आप हर दिन एक टेस्ट दोगे और उसको इवैल्यूएट करोगे कि आपको कितना गलती हुआ है, और आप अगर वो गलती देखोगे और उस जो गलती आपने किया है उस गलती को आप एक कॉपी में लिख लोगे। वो कॉपी में लिख लेने के बाद जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना तो उसके पहले आप वो कॉपी रिवीजन करोगे तो आपको बहुत जल्दी याद आएगा कि आपने क्या क्या गलती की थी। तो आपका एक अच्छा नेगेटिव मार्किंग रिड्यूस करने का एक अच्छा जगह आपको मिल जाएगा। जो कोचिंग ली थी उसका नाम था डैम्स था। इन केस अगर आपको भी जानना है कि मैं कौन सा कोचिंग ली थी तो मैंने बता दिया, मैं डैम्स की कोचिंग करती थी। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा यूट्यूब के क्लासेस भी देखती थी, जैसे एनएलएल देखती थी और उत्कर्ष भी देखती थी, जो हर क्लासेस में नहीं देखती थी। जो मुझे लगता था कि मुझे इस सब्जेक्ट में मैंने पढ़ा उसके क्वेश्चंस मुझे निकालने हैं तो मैंने यूट्यूब से उसका क्लासेस में कर लेती थी। बहुत एस्पिरेंट्स ऐसा करते हैं कि जिनको जो सब्जेक्ट्स पसंद है या फिर जो टॉपिक पसंद है बार बार वही टॉपिक को रिवीजन करते हैं। आपको पता है कि आपको कौन सा टॉपिक अच्छा लगता है और आपका कौन सा टॉपिक तैयार ऑलरेडी हो चुका है। बार बार आप उसी टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपका टाइम वेस्ट है ज़्यादा, और कुछ नहीं हो रहा है। तो आपको जो सब्जेक्ट में या फिर जो टॉपिक में लैकिंग है उस टॉपिक में आपको अभी जोर देना है। मैं बाद में एक लॉन्ग वीडियो और एक डालूंगी 1 मंथ स्ट्रैटेजी। एग्ज़ाम के 1 महीने पहले या फिर 10 दिन 15 दिन पहले आपको क्या पढ़ना है वो उसका भी मैं टिप्स दूंगी। अब बात करते हैं सीट्स की बारी, कितने सीट्स आते हैं। बहुत जनों का ये क्वेरीज है कि एम्स कितना सीट्स निकालता है हर साल। मेरे टाइम पे 240 आई गेस सीट्स था, 241। तो इस साल भी आप पकड़ के चलो 240 से 250 ही सीट्स निकलने वाली है। तो आपको आपकी प्रिपरेशन बहुत तगड़ी रखनी है ताकि एक सीट्स आप भी ले पाएँ। अब बारी है बुक्स की। बहुत जनों की ये भी डाउट्स होते हैं कि क्या बुक्स पढ़नी चाहिए, कहाँ कौन से बुक से क्वेश्चंस आते हैं। कोई भी बुक से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं मिलेगा, पर आपको एक आइडिया होगा। आप जब थ्योरी क्लियर करेंगे उसके साथ आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो जनरली आप टारगेट हाइट ले सकते हैं, मिशन परिचारिका ले सकते हैं, पीआर यादव ले सकते हैं। मैं नॉर्सेट की तैयारी कर रही थी तो मैंने उसके साथ मॉसबी भी पढ़ी थी। एज आई ऑलरेडी अर्लियर सेड दैट एम्स एमएस नर्सिंग में आपका इतना कोई क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन ना कोई लॉन्ग क्वेश्चंस आता है, या फिर मॉसबी के लेवल का कोई क्वेश्चंस इतना नहीं आता है, वो नॉर्सेट के लेवल पे आता है। तो आप अगर सिंपल टारगेट हाई, पीआर यादव या मिशन परिचारिका में से कोई भी एक बुक से आप पढ़ेंगे तो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर एम्स एमएस नर्सिंग एग्जामिनेशन। तो मैंने ये भी आपका क्लियर कर दिया। लेकिन आपको बुक्स सिर्फ एक ही पढ़नी है और बार बार उसको रिवीजन करनी है। 50 तो बुक नहीं पढ़नी है, एक बुक पढ़नी है, बार बार उसको रिवीजन करनी है, कंसिस्टेंसी से पढ़नी है, और आपको एमसीक्यू निकालनी है हर दिन। और आपका एग्ज़ाम के 1 महीने पहले से आपको टेस्ट हर दिन देना पड़ता है। यही आपका एग्ज़ाम का स्ट्रैटेजी रहेगा। चाहे आप जॉब करें, चाहे आप जॉब नहीं करें, चाहे आप कोचिंग लें या फिर चाहे आप नॉन कोचिंग स्टूडेंट हो, पर आपका प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी यही ही रहेगी। बाकी सबकी स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है, सबकी पढ़ने का स्टाइल अलग होता है। आपका खुद का भी एक स्टाइल होगा, आप उसको फॉलो करिए। नेक्स्ट बारी है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में भी बहुत सारे लोगों की क्वायरीज होते थे। मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आए थे, मैं आपको वो प्रॉब्लम्स बोल रही हूँ क्योंकि मेरे टाइम पे ये सब प्रॉब्लम्स को क्लियर करने वाला कोई नहीं था। सो मैं भी इधर उधर से पूछ पाछ के पता चला कि ये ऐसा होता है। तो मैं नहीं चाहती आपको भी सेम प्रॉब्लम्स हो, आप बस आपके एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन लो। सो आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का। उधर 2 रजिस्ट्रेशन होते हैं, एक होता है बेसिक रजिस्ट्रेशन, दूसरा होता है आपका मेन रजिस्ट्रेशन। बेसिक रजिस्ट्रेशन क्या होता है, उस पर आपको आपका आधार लिंक से ऑथेंटिकेशन करना होता है।
जो और आपके थोड़ा आइडेंटिफिकेशन डेटा वगैरह भरने होते हैं। पर आपका अगर आधार ऑथेंटिकेशन से आपने कर दिया है ना, तो आप उस डेटा को चेंज नहीं कर सकते। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको करना होता है। अब उसके बाद आपका एक जनरेट कोड होगा। जनरेट कोड होने के बाद आप मेन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपने लाइफ लॉ में कभी भी भर लिया होगा, तो आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं करनी होगी। बेसिक रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक बार करनी होती है। फिर आप डायरेक्ट मेन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको फ़ोटो देनी पड़ती है, पेमेंट आपको क्लियर करने होते हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। आपको बता दूं, एग्ज़ाम सेंटर हमेशा दिल्ली ही आया हुआ है। अभी तक तो दिल्ली ही आता रहा है एग्ज़ाम सेंटर। तो उसके लिए भी आप अपने आप को प्रिपेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ से दिल्ली बहुत दूर पड़ता है। जैसे मेरा घर वेस्ट बंगाल में था, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं दिल्ली कैसे जाऊँ, बट हो गया था होपफुली। सो आप भी पैनिक मत करो, हो जाएगा सब कुछ। और अभी टाइम है प्रिपरेशन का, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो अपने आप को। कोई भी अगर आपको डाउट्स हैं इस रिगार्डिंग, तो मैं ऑलवेज़ अवेलेबल हूँ आपको हेल्प करने के लिए। आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स होंगे आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको क्या क्या पढ़ने हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर उसके बाद मैं डालूँगी आपको काउंसलिंग प्रोसेस क्या होने वाला है, क्योंकि मैं भी मेरा फर्स्ट काउंसलिंग विभिन्न नगर में था, उसके बाद में सेकंड काउंसलिंग में एम्स भोपाल ली हूँ। एज़ मैं जनरल कैटेगरी से थी, तो मेरा रैंक 171 था। उस कैटेगरी में मुझे एम्स विभिन्न नगर मिला था पीडियाट्रिक्स, तो मैंने उसको चेंज करके काउंसलिंग 2 में बैठा था, और मुझे एम्स भोपाल मिला है ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट। तो मुझे काउंसलिंग प्रोसेस पता है। सो बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा एग्ज़ाम होगा। अपने आप पे भरोसा रखिए। मुझ जैसे एक नॉर्मल, ना मैं टॉपर थी ना कुछ भी थी, वो नॉर्मल एक लड़की अगर एक सीट निकाल सकती है, तो आप भी कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर एग्जामिनेशन। बहुत अच्छा एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।